वो कोंकण में एक कम्युनिटी रहती है सारस्वत नाम की। आपने सुना है कभी इनके बारे में? सारस्वत। अच्छा, ये कौन होते हैं? मुस्लिम होते हैं, जैन होते हैं, कौन होते हैं सारस्वत? ब्राह्मण। पूरा टर्म है सारस्वत ब्राह्मण, पण ते सारस्वत ब्राह्मण म्हणत नाही, फक्त सारस्वत म्हणतात। सारस्वत ब्राह्मण, ब्राह्मणों में एक सेक्ट है। पूरे भारत में ब्राह्मणों की पॉपुलेशन 3.5% है, उसमें अगर सारस्वत निकाले तो 1% भी नहीं है। वो मोस्टली बेस्ड है कोंकण डिवीजन में। नागपूरमध्ये आहेत का सारस्वत ब्राह्मण? कमी असतील, आता सगळीकडे ते गेले आहेत म्हणून, पण मुळात ते कोकणामध्ये बेस्ड असतात। या सारस्वत ब्राह्मणांनी 1% ब्राह्मणांनी बाबासाहेब आंबेडकरांच्या आर्थिक धोरणावर काम केलं आणि ज्या कोऑपरेटिव्ह मुवमेंटचं आज मी तुम्हाला सांगतोय, त्यांनी 7 वर्ष आधीच त्याच्यावर काम केलं। 1% ब्राह्मणांना त्यांना एकत्रित त्यांनी केलं आणि त्यांनी त्यांची स्वतःची कोऑपरेटिव्ह बँक उभी केली। कोऑपरेटिव्ह बँक नाव माहितीये तुम्हाला काय त्या बँकेचं? सारस्वत कोऑपरेटिव्ह बँक। तुम्ही गुगल करा, विकिपीडियाला त्यांची माहिती घ्या। आज सारस्वत बँक 58 कंट्रीज मध्ये आहे। 1% ब्राह्मणांची बँक आज 58 कंट्रीज मध्ये आहे। आम्ही 22% आहोत। 22% आहोत। ब्राह्मणांना त्यांची बँक 58 देशामध्ये नेण्यासाठी 60 वर्ष लागली, 60 वर्ष। पण या राजरत्न आंबेडकरला बौद्धांची बँक जगामध्ये नेण्यासाठी 10 वर्ष लागतील, फक्त 10 वर्ष। आणि म्हणून आम्हाला त्या विजनवर काम करायचं। ही फक्त बँकिंग नाहीये, याच बँकेच्या माध्यमातून बुद्धिस्ट एज्युकेशनवर आम्ही भर देणार आहोत। पैसा आता आपल्याच पदरात पडतोय। आपल्याच पदरात पडल्यानंतर मग या पैशाचं काय करायचं? तर आमचं एज्युकेशन उभं राहिलं पाहिजे। आज आमची मुलं ही इतर कल्चरच्या शाळेमध्ये जात आहेत आणि ते त्यांना ऍब्झॉर्ब करतात। ते स्वतः मुलं पैदा करत नाहीत। कोण 9 महिने कळस असेल? केलेलं लग्न सोडून पळतायत, प्रधानमंत्री बनताय। कोण घरगृहस्थीमध्ये अडकून राहील? लग्न तुम्ही करताय, पोरं तुम्ही काढायची, त्यांना पाळायचं, पोसायचं तुम्ही, ते ऐकतो तुमची पोरं पळवताय। शाळेत येतात, जाताना शाळेत बौद्ध जातो, निघताना हिंदू म्हणूनच बाहेर निघतो। टीव्ही चालू केल्या बाल गणेश, छोटा भीम, आता मला वाटतं महाभारत वगैरे पण सुरू केलंय टीव्हीवर। हे सगळं कल्चरची लढाई सुरू आहे की ब्राह्मणिकल कल्चर की बुद्धिस्ट कल्चर। आणि म्हणून आमची मुलं, आमचा एक असा विजन आहे, आम्ही बौद्ध झाल्यानंतर समोरचा कोणत्या जातीचा आहे कोणत्या धर्माचा आहे आम्हाला त्याशी काही घेणं नाही, पण एक आम्ही अशी योजना तयार केली आहे। माझं अनेक युनिव्हर्सिटी सोबत टायअप आहे, अनेक युनिव्हर्सिटी सोबत, म्हणजे अनेक कॅनडाच्या युनिव्हर्सिटीज असतील, युएसच्या युनिव्हर्सिटीज असतील। माझं लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स मध्ये स्पीच झालेलं आहे, माझं कोलंबिया युनिव्हर्सिटीमध्ये माझे लेक्चर झालेले आहेत। या सगळ्यांना आम्ही कन्व्हिन्स केलं की आम्हाला अशा पद्धतीची एज्युकेशन सिस्टम भारतात उभी करायची। कारण आमची मुलं, प्रत्येक मुलगा LSE मध्ये ऍडमिशन नाही घेऊ शकत। हर विद्यार्थी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में, ग्रेज इन में नहीं जा सकता। और इसलिए हमने एक ऐसा विजन तैयार किया है यूनिवर्सिटी को लेकर कि अगर हम जमीन खरीदे और वहां पर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करें और इन यूनिवर्सिटी से टाइप करें, बच्चा यहीं पर पढ़ेगा, लेकिन डिग्री LSE की होगी, कोलंबिया की होगी, सिलेबस उनका होगा। ऐसा एजुकेशन सिस्टम से हमने टाइप किया हुआ। एकेडमिक नॉलेज के साथ साथ कल्चर का भी नॉलेज उसको दिया जाएगा, कल्चर का भी नॉलेज उसको दिया जाएगा। आम्ही जे विद्यालय, महाविद्यालय, युनिव्हर्सिटीज तयार करत आहोत, फक्त एक अट असणार आहे
कोणत्याही जातीचा कोणत्याही धर्माचा मुलगा तिथे आल्यानंतर तिथे गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णू चालणार नाही, तिथं बुद्धम शरणम गच्छामी वर्ग सुरू होईल. ही एज्युकेशन सिस्टम आम्ही भारतामध्ये आणणार आहोत. पण त्यासाठी जो फायनान्स लागणार आहे तो कोण देणार? ती डॉक्टर B.R. आंबेडकर बँक उभी राहील, त्यावेळेस एज्युकेशन सिस्टम उभं राहील. मी कालपासून लोकांना सगळ्यांना सांगतो, मी तुमच्यासाठी काम करतच नाहीये. मुझे अभी अंदर बैक स्टेज किसी ने पूछा कि बैंक का शेयर लेने के बाद हमको क्या प्रॉफिट मिलेगा. शेयर 2500 रुपीजचा आहे, 2500 रुपयाचा शेयर आहे. तो 2500 रुपए का शेयर लेने के बाद हमको क्या प्रॉफिट मिलेगा. अरे कितना प्रॉफिट चाहिए, ये प्रॉफिट से ही पहना हुआ है. अभी भी हम यहां पर बैठे हुए ना, वो प्रॉफिट की ही देन है. बाबा साहब ने काम किया, उसका प्रॉफिट हम खा रहे हैं. अगर हम काम करें तो हमारा बच्चा हमारा जनरेशन प्रॉफिट खाएगा. हम काम नहीं करना चाहते और हमको आगे प्रॉफिट देना है. मैं आप लोगों के लिए काम ही नहीं कर रहा हूं. मैं आप लोगों को कोई डिविडेंड प्रॉफिट देने के लिए बैंक खड़ी नहीं कर रहा हूं. लेकिन कल आपका बच्चा जब MBBS के लिए खड़ा होगा, इंजीनियरिंग के लिए खड़ा होगा, IITian बनना चाहेगा, साइंटिस्ट बनना चाहेगा, तब डॉक्टर B.R. आंबेडकर बैंक उसको एजुकेशन लोन प्रोवाइड करेगी. ये काम हम लोग कर रहे हैं. ऑब्वियसली बैंक का जो प्रॉफिट होगा, क्योंकि ये कोऑपरेटिव बैंक है, ये कोई मेरे घर की बैंक तो है नहीं. मेरा और मेरे पत्नी का सिर्फ 2500 ऐसा 5000 रुपए का शेयर है. जितने भी शेयर होल्डर्स इसको बनेंगे, जो भी नेट प्रॉफिट आएगा डिवाइड बाय इन लोगों में ही होगा, यही होगा. और इसलिए जो बैंकिंग के रूल्स है वो तो हम फॉलो करेंगे, लेकिन हमारा मुख्य उद्देश्य आपको डिविडेंड देना, आपको प्रॉफिट देना. बहुत सारे बैंक्स ये दावा करती है कि आप हमारे शेयर होल्डर बनो, हम आपको साल में इतना देंगे, 2 साल में इतना देंगे. मैं आपको कुछ नहीं देने का प्रॉमिस कर रहा हूं, कुछ नहीं दूंगा, लेकिन आपके बच्चे को किसी के दरवाजे पर जाने की नौबत नहीं आएगी. ये प्रॉमिस मैं आपको देना चाहता हूं. किसी के दरवाजे पर, और केवल बच्चों को ही नहीं. आज ये बैंकिंग का जो प्रोजेक्ट है, ये 10 साल के बाद खत्म हो जाएगा. खत्म इन द सेंस, ये कोऑपरेटिव बैंक नेशनलाइज्ड बैंक में रूपांतरित होकर ये काम करना शुरू भी कर देगा. उसके बाद क्या करेंगे हम? हमारा विजन बैंक है ही नहीं. 10 साल में ये विजन तो कंप्लीट हो जाएगा. फिर आज 25 साल का टेन्योर लेकर मैं चल रहा हूं, 25 साल का कार्यकाल लेकर चल रहा हूं, और 25 साल में मैं इन बौद्धों को इतना सक्षम करना चाहता हूं, चाहे उनकी एजुकेशन की जरूरत हो, चाहे उनकी हेल्थ की जरूरत हो, चाहे उनके कल्चर की जरूरत हो, चाहे उनके पैसों की जरूरत हो. इस देश के बौद्धों को किसी मोदी या गांधी के सामने खड़े होने की नौबत ना आए, ये सिस्टम खड़ा करना चाहता हूं. ये व्यवस्था हम खड़ी करने के लिए काम कर रहे हैं. इकोनॉमी उसका एक छोटा सा पार्ट है. दिस इज ओनली अ पार्ट, दिस इज नॉट द होल ऑफ द मूवमेंट. और इसलिए मैं आप सभी लोगों को, हमारी दिक्कत क्या है पता है, हमारी समस्या क्या है कि हमने जो कानून चुना है, जो लॉ हम लोगों ने चुना है, वो कोऑपरेटिव एक्ट है. कोऑपरेटिव एक्ट में हम अगर 10 लोग भी 10-10 लाख रुपए निकाले ना, तो हम कोऑपरेटिव बैंक खड़ी कर सकते हैं, बैंक खड़ी कर सकते हैं, NBFC खड़ी कर सकते हैं कोऑपरेटिव बैंक में. लेकिन कोऑपरेटिव बैंक के लिए पैसा नहीं, आदमी इंपॉर्टेंट है. व्यक्ति के नंबर्स इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स. MSC का यानी मल्टी स्टेट क्रेडिट सोसाइटी का जो नंबर आंकड़ा जो हमको चाहिए था, उससे कई गुना हम लोग आगे चल रहे हैं. लेकिन अब मुझे कोऑपरेटिव बैंक का रजिस्ट्रेशन इस नाम से हासिल करना है. उसके लिए 10 लाख शेयर होल्डर्स का टारगेट लेकर चल रहा हूं. 10 लाख. बहुत लोग सुनते हैं 10 लाख आंकड़ा कंप्लीट होगा. मैं कल से सबको पूछ रहा हूं, इथे 14 ऑक्टोबर येतोय, विजयादशमी येते, दीक्षाभूमीला किती लोक येत आहेत? 30 ते 35 लाख लोक एका दिवसात येतात. 1 दिवस 2 दिवस ते त्या ठिकाणी असतात.
एक दिन में 30-35 लाख लोग दीक्षाभूमि आते हैं, वही 6 दिसंबर को 30-35 लाख चैत्यभूमि जाते हैं। लेकिन दूसरे दिन क्या 3,500 लोग भी इकट्ठा हो पाते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि हम संगठित नहीं हैं। मैं कई सारे सालों से ये प्रोग्राम कर रहा हूं। मैं अपने आप से सवाल करता था, कार्यक्रम झाला, लोकांनी मला ऐकलं, मी 1-1 तास 1.5 तास घसा फाटेपर्यंत बोललो, याचं आउटपुट काय? त्यानंतर मानवी मेंदूचा कॅपॅसिटी 8 तासाची असते. 8 तासाच्या वर माझा एकही शब्द तुम्हाला आठवणार नाही. 8 तासाच्या नंतर मी काय बोललो होतो आठवणार नाही. मग हे तुम्ही इकडे येऊन बसला, वेळ दिला, याचा आउटपुट काय? हा प्रश्न मी मला विचारायचो. एक दिवस मी थकून जाईन, मला बोलायची ती ऊर्जा राहणार नाही, कॅपॅसिटी राहणार नाही. मग काय आयुष्यभर भाषणच करायची? या लोकांना काहीतरी विजन दिलं पाहिजे. ही लोक मला ऐकायला येत आहेत, मला बघायला येत आहेत. मग या लोकांच्या डोक्यात काहीतरी विजन दिलं पाहिजे, दूरदृष्टी दिली पाहिजे. आणि मग त्यावेळेस या छोट्या 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 सभा, या सभेतनं 100 शेअर होल्डर तरी बाहेर पडले. अशा पद्धतीने त्यांना विजन दिलं. आणि आज आम्ही मल्टी स्टेट क्रेडिट सोसायटी तयार करू शकलो. आज पण तुम्ही लोक मला ऐकताय. काही लोकांना वाटेल नाही, किती रुपये द्यायचे? 2,500 रुपये. किती वर्षातनं, किती महिन्यातनं, किती दिवसातनं? आयुष्यभरातनं एकदा बाजूला काढायचे. तेही मला नाही द्यायचे, स्वतःच्याच अकाउंटमध्ये ठेवायचे. याचा परिणाम काय होईल की आमची भारतामध्ये स्वतंत्र अर्थव्यवस्था उभी राहील. स्वतंत्र अर्थव्यवस्था. 5 वर्षाचाच टार्गेट घेऊन चाललोय. 5 वर्षाचं. आज ज्या दिमागात स्टेट बँक ऑफ इंडिया उभी आहे, ज्या दिमागात सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया उभी आहे, ज्या दिमागात एचडीएफसी आणि आयसीआयसीआय बँक तुम्हाला दिसते, या 5 वर्षात संपूर्ण भारतात डॉक्टर B.R. आंबेडकर बँक तुम्हाला प्रत्येक राज्यात दिसेल. अशा पद्धतीने काम करते. आणि हे काम काही मोठं नाहीये. अनेक लोकांनी आधी करून संपवलंय का? आम्ही आता सुरू करतो. लोकांनी त्याचा सगळा मलिदा खाऊन पसार झाले. आम्ही आता कुठेतरी ते पुस्तक उघडून त्याच्यावर काम करायला सुरुवात करतो. म्हणून ह्या कॉपरेटिव्ह मुवमेंट मध्येही आपण आलो पाहिजे. त्यासाठी आम्ही हे काम सुरू केलंय. बँकिंगचं उद्देश केवळ पैसे घेणं, पैसे देणं, पर्सनल लोन, एजुकेशनल लोन, हाउसिंग लोन एवढाच नहीं है. तो पूरी बुद्धिस्ट मूवमेंट को हम इस मूवमेंट से खड़ी करना चाहते हैं. बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो विजन है, बाबा साहब ने उस समय कहा था कि मेरे लोग भारत में बौद्ध धर्म को एस्टैब्लिश करने के लिए जो बन सके वो सब करेंगे. ये बाबा साहब ने हमसे उम्मीद जताई थी की या देशात बौद्ध धर्माला पुनर्जीवित करण्यासाठी जे आवश्यक आहे ते सगळं आपल्याला करावं लागेल. आणि आजच्या घडीला मला असं वाटतंय की बौद्ध धर्माला पुनर्जीवित करण्यासाठी, त्याला सक्षम करण्यासाठी आमची आर्थिक व्यवस्था बळकट असली पाहिजे. आर्थिक व्यवस्था, कारण बुद्धाने सांगितलं की पोटामध्ये जर त्याच्या अन्नच नसेल, कितीही त्याला उपदेश द्या, त्याच्या डोक्यात शिरणार नाही. आधी त्याची पोटाची व्यवस्था करा. तुम्ही म्हणजे मी कधी कधी विचार करतो की या व्यवस्थेने आम्हाला किती लाचार करून टाकलं. तुमच्या जीवनातला, हमारे जीवन का सबसे बड़ा अधिकार क्या होता है? सबसे बड़ा अधिकार शादी करना, घर खरीदना, ये सबसे बड़ा अधिकार नहीं है. हमारे जीवन का सबसे बड़ा अधिकार है कि हम अपने ऊपर किसका राज चाहते हैं ये तय करना. और वो तय करने का समय 5 साल में एक बार आता है. सबसे बड़ा जीवन का अधिकार है कि मेरे ऊपर कौन राज करेगा ये तय करना, और वो है आपके वोट का अधिकार. ये सबसे बड़ा जीवन का अधिकार हम 500 रुपए में बेच रहे हैं. सोचो, हम लोगों को इस व्यवस्था ने कितना कमजोर कर दिया. इस व्यवस्था ने हमको कितना मजबूर कर दिया कि हम अपने जीवन का सबसे बड़ा अधिकार 500 और 100 रुपए में बेच रहे हैं.
हमें इन बौद्धों को इतना सक्षम करना है, इतना सक्षम करना है। मैं हमेशा देखता हूं, मोदी को देखता हूं। देखो, नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर है। प्राइम मिनिस्टर एक पॉलिटिकल सेटलमेंट का वो पोस्ट है, लेकिन क्या इस देश का प्रधानमंत्री सही में कोई राजनीतिक पार्टी या राजनीतिक मूवमेंट चला रहा है क्या? वो धार्मिक मूवमेंट चला रहा है। देखो, कभी भी आप उसको देखो, आज इस बाबा के पास गया, उस गुफा में बैठा है, वो क्या क्या करता रहता है, पानी के अंदर डूबता है, सारे धार्मिक कर्मकांड चल रहे हैं उसके। पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं है ये। जब इलेक्शंस की बारी आती है तो वो जैन मुनियों के पैर पड़ते हुए भी हमने उसको देखा। जैनों के पैर क्यों पड़ता है? ऐसा बुद्धिस्ट एम्पायर्स खड़े करने में लगाने का मैनेजमेंट कर रहा है। बस यही मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं, आशा और विश्वास रखता हूं कि जो विजन लेकर हम चल रहे हैं, ये विजन पूरा करने के लिए आप लोगों की जरूरत है। मेरे सामने समस्या यह है कि मैं 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़ डालकर रजिस्ट्रेशन प्राप्त नहीं कर सकता। आप लोगों के 2,500 रुपए लेकर ही ये काम कर सकता हूं। छत्तीसगढ़ के लोग मेरे ख्याल से यहां बैठे हुए हैं। छत्तीसगढ़ में यहां कहीं पर पता नहीं, मेरा स्पीच सुन के एक व्यक्ति आई मेरे पास, उसने अभी के अभी कहा मेरा 1 लाख रुपए ले लो। मैंने कहा आपसे 1 लाख रुपए नहीं ले सकते, आपसे सिर्फ 2,500 रुपए ही ले सकते। तो उन्होंने, मेरे पास आज ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि 1 लाख तो ले लो, 2,500 तो मैं दे ही देता हूं। जो पैसा नहीं भर सकते उनका भी शेयर मेरे 1 लाख रुपए में से ले। आज घड़ी में मेरे पास आपके हिमाचल की ब्रांच तैयार है, मेरे पास उत्तर प्रदेश में ब्रांच तैयार है, दिल्ली के रोज लोग मुझे कॉल करते हैं कि हम 4,000 शेयर अभी आपको शेयर होल्डर्स दे रहे हैं। लेकिन हमारी ये पहला ही फाइनेंशियल ईयर है और 3 साल हमें महाराष्ट्र और कर्नाटक की ये सारी डिविजन्स खड़ी करनी है। 3 साल बाद जब पूरे देश का हमको ये रजिस्ट्रेशन, ये परमिशन मिलेगी, तब मुझे लगता है भारत की, यानी जितनी भी ये बैंक्स भरी पड़ी है ना, मैंने लोगों को तभी कह दिया है, सारे बैंकों से पैसा विड्रॉ होगा और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर बैंक में वो जमा होते जाएगा। पैसा हमारी समस्या बिल्कुल नहीं है, हमको उसका मैनेजमेंट करते नहीं आ रहा। लोग हमारी समस्या नहीं है, हमको उसका मैनेजमेंट करते नहीं आ रहा। आज देखो, आज मैं यहां पर बैठा हूं, कल पूरा दिन हम लोगों ने बिहार में कैंपेनिंग किए। आप लोग यहां पर 3 घंटे से बैठे हुए हो, इसकी भी जरूरत नहीं है, यह भी मैनेजमेंट हमारे पास नहीं है। सोचो, ये जो आज मैं इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूं, यही मैं अगर मुंबई में स्टूडियो में बैठकर रिकॉर्ड किया और आप ही के चैनल्स पर चलाना शुरू हुआ, घर में बैठ के आप ये स्पीच मेरा जब चाहे निकाल के सुन सकते हो। लेकिन क्या आज हमारे पास ऐसी व्यवस्था है? नहीं। तो ये मीडिया मैनेजमेंट भी हम लोगों को करना होगा, वो भी काम हम लोगों को करना है। ये भी बुद्धिस्ट कल्चर का भाग है। बुद्धिस्ट कल्चर मतलब यही नहीं कि केवल त्रिशरण पंचशील करना है, हमारा काम खत्म, इसको बुद्धिस्ट कल्चर नहीं कहते। तथागत बुद्ध जहां जहां से गुजरे वहां पर केवल बुद्ध विहार खड़े नहीं हुए, तक्षशिला खड़ी हुई, नालंदा खड़ी हुई, बिजनेस खड़े हुए, राजा महाराजा व्यापार करने लग गए। ये बुद्धिस्ट कल्चर है और इसलिए हम लोगों को उस कल्चर में हम लोगों को जाना है। और एक बात मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा, यूनिवर्सिटी का सेटअप बहुत बड़ा है, 700 करोड़ का। उस समय हमने वो ये सारा खर्चा निकाला था, उसको जब समय लगे तब लगे। मेरी अभी एमसी यूनिवर्सिटी थाईलैंड की बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी है, वर्ल्ड की टॉप मोस्ट बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी में उसका नाम आता है, टॉप 10 यूनिवर्सिटीज में उसका नाम आता है। उनसे हमारी पिछले हफ्ते बात हुई,
वियतनाम बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी से हमारी उनसे बात हुई। उनका जितना भी बुद्धिस्ट सिलेबस है, बुद्धिस्ट कोर्सेस है, हम लोगों ने उनसे टाई अप किया है और विद इन 3 मंथ्स, सर ने तो 1 मंथ कहा था, लेकिन विद इन 3 मंथ हम भारत की पहली डिजिटल बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी तैयार करने जा रहे हैं। क्योंकि आज का जमाना है, मेरे ख्याल से ई लर्निंग और उसका जमाना शुरू हो गया। मेरी बच्ची खुद ही अब वो क्लासेस नहीं जाती, वो क्या नाम है उसका, खान सर और फिजिक्स वाला, वो ऑनलाइन आ जाता है। क्लास में बैठने की जरूरत नहीं, वो बस वहां मोबाइल रख दिया और सामने वो, उसकी भी फीस भरनी पड़ती है। फीस भरने के बाद ही वो खान और फिजिक्स वाला दिखाई देता है। तो अगर वो कमर्शियली एजुकेशन इस तरह से ऑनलाइन दे सकते हैं, तो मैं मेरे लोगों को बौद्ध धर्म का एजुकेशन डिजिटली क्यों नहीं दे सकता? इसके ऊपर हम लोगों ने चर्चा की। सारे दोनों यूनिवर्सिटीज ने अप्रूव किया कि हम लेक्चर्स लेने को तैयार है। हम अपने सर्टिफिकेट, आपके बच्चों ने अगर कोर्स पूरा किया, कोर्स पास किया, तो हम अपने सर्टिफिकेट्स उनको देने को तैयार है। तो पहली डिजिटल बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी भी हम लॉन्च करने जा रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हम केवल बैंकिंग का काम नहीं कर रहे, अल्टीमेट ये पूरा काम बुद्धिस्ट कल्चर की ओर जाता है। इसलिए मेरे ख्याल से आप लोगों ने विषय ये लिया कि बौद्धों की सर्वांगीण उन्नति के लिए बैंकिंग क्षेत्र में बढ़ते क्रम, मेरे ख्याल से हाँ, बौद्धों की स्वतंत्र आर्थिक व्यवस्था से सांस्कृतिक क्रांति की दिशा। अब आपको पता चल रहा होगा ये बैंक का काम नहीं चल रहा है। बैंक का काम होता तो हमारे शेयर होल्डर्स बनाने वाले लोग आपके पास आते, आपको बैंक के लिए कन्विंस करते, शेयर होल्डर लेके निकल जाए। ये काम बौद्ध संस्कृति को खड़ा करने का हो रहा है, बुद्धिस्ट कल्चर को खड़ा करने का हो रहा है। आज हमारे बच्चे, उनको बुद्धम शरणम गच्छामि पता नहीं है, लेकिन गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु पूरा बयाट है। ये कहीं ना कहीं हमारे बच्चों को, आने वाले जनरेशन्स को ये मूवमेंट से दूर लेकर जाने की कोशिश हो रही है। वो फिर से उनको वहां पर लेकर जाना, ये हम वो काम कर रहे हैं। और इसी के लिए आज मैं आप लोगों को यहाँ पर इकट्ठा करके ये बात आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पर आया कि हम केवल बैंकिंग का, शेयर्स का, ये तो 5 साल में 10 साल में हासिल हो जाएगा। ये कोई लॉन्ग टर्म एजेंडा नहीं है, ये शॉर्ट टर्म एजेंडा है। शॉर्ट टर्म एजेंडा लॉन्ग टर्म एजेंडे को पूरा करने के लिए बनाया गया है। बाबा साहब के बुद्धिस्ट, बाबा साहब ने जो हम लोगों को बहुत बनाया। आपको पता है, मैं आखिरी ये टॉपिक छेड़ के अपनी बात खत्म करूंगा। कितने समय हमारे पास है? ओके, शेयर सर्टिफिकेट देना है, फिर 5 बजे हम लोगों को इनॉग्रेशन करने भी जाना है। एड्रेस क्या है? बेजान बाग ग्राउंड के सामने ही ब्रांच ऑफिस हम लोगों ने खोला है। 5 बजे हम लोग वहां जाएंगे। जो आ सकते हैं वहां पर आइएगा। मैं आपको, बाबा साहब ने आपको बौद्ध क्यों बनाया है, इसके ऊपर बाबा साहब का वर्ल्ड फिलोसफी ऑफ बुद्धिज्म में स्पीच है कि व्हाट इज अवर कॉज। कई सारे बौद्ध भिक्षुओं को ये खटकता है कि नहीं, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो। बाबा साहब कहते हैं क्या कि बुद्धा का सोशल जस्टिस के लिए कोई काम नहीं है क्या? किनको कह रहे हैं पता है? वर्ल्ड के बुद्धिस्टों को कह रहे हैं। भारत में क्या हुआ है कि बौद्ध धर्म को एम्फेसिस करने के लिए, उसका महत्व दिखाने के लिए केवल मेडिटेशन को ही बताया गया है, अभिधम्म को ही बताया गया है। लेकिन क्या बुद्ध ने कोई सोशल जस्टिस के लिए लड़ाई नहीं लड़ी? क्या बुद्ध ने कोई मॉरलिटी के लिए, नैतिकता के लिए काम नहीं किया? हमें ऐसा बौद्ध धर्म भारत में पुनर्जीवित करना है जो नैतिकता के ऊपर और सामाजिक न्याय के ऊपर आधारित हो। हमारा बौद्ध होने का हेतु केवल त्रिशरण और पंचशील करने के लिए नहीं है, केवल आंख बंद करके मेडिटेशन करने के लिए नहीं है। बहुत लोग मुझे कहते हैं कि आप मेडिटेशन के लिए, विपश्यना के लिए गलत कहते हो। नहीं, वो भाग है, मैं मानता हूं, वो बुद्धिज्म का एक भाग है। लेकिन क्या बाबा साहब ने केवल विपश्यना करने के लिए हमको बौद्ध बनाया होगा? क्या कहते हैं पता है बाबा साहब?
15 अक्टूबर 1956 में आप ही के धरती से बाबा साहब ने यह मैसेज दिया। बाबा साहब कहते हैं कि आता घरातल्या घरात खूप झालं। अब घर में बहुत हुआ, भारत में बहुत हुआ, अब भारत के बाहर जाओ और भारत के बाहर जाकर वहां पर अपनी पहचान कायम करो कि हम भारत से आए हुए बहुत हैं। बाबा साहब ने हमको बहुत क्यों बनाया? क्योंकि उनको पता था कि इस देश की व्यवस्था आपको आगे बढ़ने नहीं देगी, आपको ऊपर उठने नहीं देगी, और इसलिए आप बौद्ध बनो और बौद्ध बनकर भारत के बाहर जाओ। महार, चमार, घोर, पासी, कुनबी ये बनकर रहोगे तो भारत के बाहर कोई आपका स्वागत करने नहीं आएगा। लेकिन जिस दिन आप भारत के बाहर बौद्ध बनकर जाओगे, आज के घड़ी में 135 देश आपके स्वागत के लिए खड़े होंगे। ये विजन था बाबा साहब का। बाबा साहब ने दूरदृष्टि रखकर आपको बौद्ध बनाया कि हमें किसी एजुकेशन सिस्टम में जाने की जरूरत नहीं है। बाबा साहब ने 10 साल पहले ही पीपल एजुकेशन सोसाइटी बनाई। क्यों? पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी बाबा साहब ने तब बनाई जब बाबा साहब ने बौद्ध धर्म की दीक्षा भी नहीं ली थी। क्यों बनाई? क्योंकि बौद्ध होने के बाद हमारे समाज के बच्चे किसी गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु वाले स्कूलों में ना जाए, वो बाबा साहब ने बनाए हुए बुद्धिस्ट एजुकेशन में आए। क्या है कॉलेजेस के नाम? सिद्धार्थ कॉलेज, आनंद भवन, बुद्ध भवन, आपके औरंगाबाद में मिलिंद कॉलेज। किस संस्कृति के नाम है ये? बौद्ध संस्कृति के नाम है। ये बुद्धिस्ट एजुकेशन, ये मेरा संकल्पना नहीं है, बाबा साहब की संकल्पना है जिसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। और इसलिए मैं आज आप लोगों से उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं, घर में 18 साल के ऊपर जितने भी लोग हैं, 2500 रुपए का ये शेयर हर व्यक्ति के घर में होना चाहिए, हर व्यक्ति के पास होना चाहिए। ये अगर मैं ओपन करूं ना, ओपन टू ऑल जनरल मासेस को, एक साल में हम वो आंकड़ा खड़ा कर सकते हैं। लेकिन इसका मालिकाना हक किसको जाएगा? फिर जनरल मासेस को जाएगा। और इसलिए हम ये बैंक बौद्धों की बैंक बनाना चाहते हैं। मुझे कई लोग कहते हैं, कई कार्यकर्ता भी कहते हैं कि हमारे तो दोस्त लोग बाकी के समाज से है, क्या उनके शेयर्स नहीं ले सकते? हमने कहा कानूनी तौर पर हम किसी को डिनाई नहीं कर सकते। 5% हमने अलग समाज के लिए भी रखा हुआ है, लेकिन 95% शेयर्स ये बौद्धों के ही होंगे, 95%। इसलिए मैं आप सभी से विनती करना चाहता हूं, 2500 रुपए का एक शेयर आप ही के अकाउंट में रहेगा। जिस दिन आपको लगेगा कि इस बैंक में मेरा विजन, बाबा साहब का विजन पूरा नहीं हो रहा है, उस दिन आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन आपके 2500 रुपया जीवन में एक बार साइड में रखने से हमारी कोऑपरेटिव मूवमेंट खड़ी होगी, हमारी कोऑपरेटिव बैंक खड़ी होगी। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर ये बैंक हर स्टेट में आज घड़ी में ये हर स्टेट में इसके शेयर होल्डर्स बनने को रेडी है। लेकिन हमारी परमिशंस महाराष्ट्र और कर्नाटक तक ही सीमित अभी है, और हम 2 साल 3 साल तक हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठना चाहते। और इसलिए हम अभी से ये कोऑपरेटिव बैंक की दिशा में सफर शुरू करें। मैं आप सभी को विनती करता हूं कि इस बैंक के शेयर्स खरीदें। मेरे ख्याल से 2500 रुपया आपका शेयर है जो आपके अकाउंट में रहेगा, और 110 रुपया सरकार को जाता है। 110 रुपया यानी 100 रुपया रजिस्ट्रेशन फी और 10 रुपया आपके फॉर्म की भी, यानी 2610 रुपए आपको भरने हैं। ये 2610 रुपए भरने के बाद 2500 रुपया आपके अकाउंट में, 110 रुपया गवर्नमेंट के अकाउंट में, ऐसा करके आप शेयर होल्डर होते हो। इसके बाद जितने भी बैंक अकाउंट्स में, जितने भी बैंक्स में आपका पैसा पड़ा है, वो सारा विड्रॉ करके डॉक्टर BR अंबेडकर बैंक में आपको रखना है। जो इंटरेस्ट, जो डिविडेंड आपको बैंक्स में मिलता है, उससे 0.5% ज्यादा ही हम आपको यहां से देंगे, 0.5% ज्यादा ही देंगे। इंटरेस्ट डिविडेंड देंगे, पर्सनल लोन, एजुकेशन लोन, हाउसिंग लोन, अलग अलग स्कीम्स जो बैंक आपको देती है वो यही से देगी। UPI पेमेंट्स, RTGS, NEFT जितने भी हैं वो सारे स्कीम्स हमने यहां पर लॉन्च किए हैं।
बस आप लोगों के साथ और सहयोग की जरूरत है। बस इतना ही मैं आज के प्रसंग में कहना चाहूंगा, क्योंकि 5 बजे हम लोगों को उद्घाटन करना है। ब्राह्मण नाही साहेब, बाबा साहब की इनके वजह से अब मेरे पास वो स्पीच एग्जैक्ट ओपन करने में देर लगेगी। बाबा साहब ने कहा, उस समय बाबा साहब ने कहा कि थ्रेट टू बुद्धिज्म को उस समय मुसलमानों ने बहुत तबाही, बुद्धिज्म को खत्म करने के लिए उस समय की थी। बाबा साहब कहते कि थ्रेट टू बुद्धिज्म फ्रॉम मुस्लिम्स, फ्रॉम इस्लाम इज नो लॉन्गर एग्जिस्ट। अब भारत में बौद्ध धर्म को इस्लाम से अब कोई खतरा नहीं है, बट थ्रेट टू बुद्धिज्म फ्रॉम ब्राह्मण्स स्टिल एग्जिस्ट। लेकिन बौद्ध धर्म को ब्राह्मणों से अभी भी खतरा है, और इसलिए बाबा साहब ने उस समय प्रिकॉशन लेने के लिए कहा, a precaution should be taken while undertaking Buddhist movement in India। भारत में बौद्ध धर्म की मूवमेंट को बढ़ाने के लिए, चलाने के लिए एक प्रिकॉशन हमको हमेशा लेना चाहिए कि ब्राह्मण इसमें शामिल ना हो। तो मेरे शब्द नहीं है, बाबा साहब के प्रिकॉशंस के ऊपर हम काम कर रहे हैं। आप पब्लिकली बोल सकते हो, मैं नहीं बोल सकता। फिर कहेंगे देखो ये धर्मांध है, यह हमको नहीं ले रहा है। मेरे ऊपर एक कंप्लेंट हो गई थी ब्राह्मण से कि मैं शेयर होल्डर बनना चाह रहा हूं, ये मुझे शेयर नहीं देता, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनली, लीगली हम किसी जाति या धर्म के लोगों को ये नहीं कह सकते कि तुम हमारा शेयर नहीं खरीदो। इसलिए मैं कैंपेन बहुत बिहारों में चला रहा हूं। ये हमारी टीम, नागपुर की टीम, आप जिस बुद्ध विहार से हो, आप समय दीजिए, तारीख निश्चित कीजिए, मेरी टीम आपके बुद्ध विहार में आएगी, शेयर सर्टिफिकेट्स के, शेयर के फॉर्म लेकर आएगी। उसी बुद्ध विहार में हम कैंपेन शुरू करेंगे, उसी वहीं पर चेक्स लेकर आ जाना, स्कैन कर देना और शेयर होल्डर्स होना। मैं इसको पब्लिक मासेस में, जनरल मासेस में हम कैंपेन नहीं चलाना चाहते। आपके बुद्ध विहार में ये शेयर होल्डर कैंपेन चलेंगे, और बाकी जो अभी ब्रांच हमने ओपन किए वहां आप लोग आकर शेयर्स खरीद सकते हो। ये इसलिए हम प्रिकॉशन ले रहे हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि यहां पर भी फ्रैक्शंस खड़े हो, यहां पर भी आगे चलकर गुटबाजी हो, ये हम नहीं चाहते। इसलिए ये प्रिकॉशंस अभी से हम लोग ले रहे हैं। तो बस मैं यही आज संबोधन करने के लिए आपके पास आया था। मैं फिर से वही नारा देना चाहता हूं कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, जैसे राजनीति में नहीं चलता उसी तरह से अर्थनीति में नोट हमारा और बैंक तुम्हारा नहीं चलेगा। इसी ऊपर हम लोग ये काम कर रहे हैं, इसी के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। आप लोगों ने आज मुझे समय दिया, आप लोग क्योंकि आज मुझे लगता है कल भी आंदोलन यहाँ चल रहा था, आज भी आंदोलन है, इतनी विपरीत परिस्थिति में भी आप लोग यहाँ पर आए, उसके लिए आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ। विशेष आभार मैं नागपुर कार्यकारिणी का, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की कार्यकारिणी का करता हूँ। ठाणे जिला में जिन जिन लोगों ने, जैसे हमारे हेमंत सर यहाँ पर खड़े, हेमंत जाधव जी है, बुधाजी वाडविंद है, रविकांत जाधव जी है, वर्धा से अनिल कुमार जवादे सर यहाँ पर है, वंदे राजरत्न है। इन सभी लोगों ने घर घर जाकर एक एक शेयर इकट्ठा किया है। सतीश सिंगोली जी भी यहाँ यवतमाल से है। हर डिस्ट्रिक्ट में हम लोग जा चुके हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में शेयर होल्डर्स के फॉर्म भर दिए हैं। अब सिर्फ उसको चैनलाइज करना है, उनके शेयर सर्टिफिकेट्स देने हैं, और अब 1 साल में, 2 साल में हर डिस्ट्रिक्ट में इसके केवल ब्रांच ऑफिसेस के इनॉग्रेशन का कार्यक्रम होगा। क्योंकि 4 साल 5 साल हम लोगों ने फील्ड वर्क ऑलरेडी कर दिया है, अब इसके ऑफिसेस तय करना, एम्प्लॉइज। और एक बात आपको बताना चाहता हूं, ये केवल बैंक खड़ी करने का काम नहीं किया है, अब इसको एम्प्लॉइज लगेंगे। ये एम्प्लॉइज कहां से आएंगे? ये कल परसों से
इंटरव्यू लेने का काम शुरू होगा और आपके बच्चे जो जो ग्रेजुएट है, कॉमर्स ग्रेजुएट है, उनको नौकरियां भी यहीं से मिलेंगी। ये भी काम कर रहा हूं मैं आप लोगों के बीच। जिन लोगों ने बैंकों में काम किया है, मैनेजर पदों पे, जनरल मैनेजर पदों में, उन लोगों को भी आह्वान करता हूं कि आप लोगों ने इतने जीवन का कीमती वक्त दूसरों की बैंक खड़ी करने के लिए किया, अब आपका समय मुझे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर बैंक खड़ी करने के लिए दीजिएगा। जो लोग रिटायर्ड हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, मैं उन लोगों को भी आह्वान करूंगा कि आपका समय दीजिए, आपकी बुद्धि दीजिए। बस इतना ही कहता हूं। आप लोगों ने मुझे सुना, उसके लिए आभार, धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। धन्यवाद सर। आर्थिक संपन्नतेचा मंत्र 2500 वर्षापूर्वी देणारे महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध, त्याच संपन्नतेचा अर्थ समजून संविधानात अंतर्भूत करणारे मॅथ्स, इंटेलेक्च्युअल अँड सामाजिक, आर्थिक व त्या मूल्यांमधून बौद्ध कल्चर निर्माण करणे ऑफ इंडियाच्या वतीने अशा आमच्या आपल्या मार्गदर्शकांना इंडियाच्या वतीने आभार व्यक्त करते।